नमस्कार। सोमवार 10 नवंबर की शाम घड़ी में लगभग 7 बजने ही वाले थे। दिल्ली का लाल किला इलाका अपनी रोज की रफ्तार में था। तभी एक जोरदार धमाका हर चीज को रोक देता है। आज हम सिर्फ उस धमाके की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस धमाके के पीछे छिपे उस चेहरे की बात करेंगे जिसने हमारी सुरक्षा से जुड़े हर नियम को, हर सोच को तोड़कर रख दिया है। जी, हमारे पास जो शुरुआती जानकारी है, जो सीसीटीवी फुटेज हैं और जांच एजेंसियों के जो इनपुट्स हैं, वो किसी आम आदमी हमले की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। आज हमारी कोशिश इसी पहेली के, कह सकते हैं कि टुकड़ों को जोड़ने की है। हाँ, कश्मीर से लेकर फरीदाबाद और फिर दिल्ली तक ये नेटवर्क कैसे फैला, इसे समझने की। बिल्कुल। और ये जानने की कि उस शाम लाल किले के पास जो हुआ वो आने वाले खतरे की कितनी बड़ी घंटी है। और इस पूरी बातचीत के केंद्र में एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल है। सवाल ये नहीं है कि हमला किसने किया, बल्कि ये है कि हमलावर कौन था। जब समाज के सबसे पढ़े लिखे और सम्मानित लोग ही आतंक का चेहरा बन जाएं, तो इसका मतलब क्या है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले उस शाम को एक बार फिर से याद करते हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, बिल्कुल पीक ट्रैफिक का समय। लाल बत्ती पर गाड़ियों की कतार लगी है, जिसमें एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार भी है। और अचानक उसी कार में एक भयानक विस्फोट होता है। शुरुआती रिपोर्टों के हिसाब से 13 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। और जरा इस जगह और समय पर गौर कीजिए। लाल किला सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ये भारत की पहचान का, हमारी संप्रभुता का प्रतीक है ना? हाँ बिल्कुल। 15 अगस्त, 26 जनवरी सब वही होता है। जी, तो ऐसे हाई सिक्योरिटी जोन में शाम के सबसे व्यस्त समय पर हमला करना, ये साफ बताता है कि मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं था। मकसद था एक संदेश देना, पूरे देश के आत्मविश्वास पर हमला करना। और हमले के फौरन बाद दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन कुछ ही घंटों में गृह मंत्रालय ने ये केस NIA को सौंप दिया। ये फैसला ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, क्योंकि देखिए, लोकल पुलिस का काम क्राइम को सुलझाना होता है। जब मामला NIA को जाता है तो इसका मतलब है कि सरकार इसे एक संगठित आतंकी साजिश के तौर पर देख रही है, जिसके तार कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। कई राज्यों से या शायद देश के बाहर भी। और शुरुआती जांच में मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक के इस्तेमाल की बात भी सामने आई, जो इस शक को और पुख्ता करता है कि इसके पीछे कोई बड़ा और प्रशिक्षित संगठन है। और यहीं से जांच उस दिशा में मुड़ी जिसकी किसी ने शायद उम्मीद नहीं की थी। सीसीटीवी फुटेज से जो पता चला वो हैरान करने वाला था। फुटेज में कार चलाते हुए जो काले मास्क वाला शख्स दिखा, एजेंसियों ने उसकी पहचान पुलवामा के एक डॉक्टर मोहम्मद उमर के रूप में की। एक मिनट, एक डॉक्टर? मतलब जिस शख्स ने ये हमला किया वो लोगों की जान बचाने के लिए ट्रेंड था। यही इस केस का सबसे परेशान करने वाला और सबसे अहम पहलू है। और यहीं से ये व्हाइट कॉलर टेरर की जो अवधारणा है वो सामने आती है। हाँ, मतलब अब तक तो हम आतंकवाद को अशिक्षा या गरीबी से जोड़कर देखते थे। बिल्कुल, लेकिन ये खतरनाक नया ट्रेंड है। आतंकी संगठन जानबूझकर डॉक्टरों, इंजीनियरों और क्या कहते हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को भर्ती कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि उन पर कोई आसानी से शक नहीं करता? वो तो एक वजह है ही, लेकिन इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है। सोचिए, जब एक डॉक्टर, जिसे समाज में एक बुद्धिजीवी और रक्षक का दर्जा मिला है, वो इस रास्ते पर चलता है, तो ये कट्टरपंथी के नैरेटिव को एक खतरनाक वैधता देता है। ये संदेश जाता है कि ये सिर्फ कुछ गुमराह नौजवानों का काम नहीं है, बल्कि एक वैचारिक लड़ाई है जिसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हो रहे हैं। जी, ये समाज के भरोसे की बुनियाद पर हमला है। और डॉक्टर उमर की पहचान के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ वो ये था, क्या वो धमाके में मारा गया? अगर हाँ, तो ये दिल्ली की धरती पर पहला फिदायन यानी आत्मघाती हमला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर उमर अकेला नहीं था। ये किसी एक आदमी के दिमाग की उपज नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। और इसकी पुष्टि तब हुई जब जांच की कड़ियां कुछ हफ्ते पहले कश्मीर में हुई गिरफ्तारियों से जुड़ी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया था, डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी। इन दोनों पर प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद से जुड़े होने का आरोप था। अच्छा, और इन दोनों का दिल्ली ब्लास्ट से क्या कनेक्शन निकला? कनेक्शन बहुत सीधा था। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही कश्मीर में इन दोनों डॉक्टरों की गिरफ्तारी की खबर फैली, डॉक्टर उमर, जो दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य संदिग्ध है, वो अंडरग्राउंड हो गया। अच्छा, तो मतलब ये सब एक ही स्लीपर सेल का हिस्सा थे। हाँ,
एक के पकड़े जाने पर दूसरे को गायब होना था। ये एक बेहद संगठित नेटवर्क की तस्वीर पेश करता है। और ये नेटवर्क सिर्फ डॉक्टरों तक ही सीमित नहीं था, है ना? जांच आगे बढ़ी तो हरियाणा के फरीदाबाद से जो बरामद हुआ उसने तो एजेंसियों के होश उड़ा दिए। लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, ये तो बहुत बड़ी मात्रा है। बहुत बड़ी। इतनी बड़ी खेप का मतलब है कि दिल्ली का ये विस्फोट शायद एक बड़ी सीरीज का सिर्फ पहला हमला था। अगर ये विस्फोटक पकड़ में ना आता तो देश के कई और शहरों में तबाही मचाने की पूरी तैयारी थी। अब आप तस्वीर को जोड़कर देखिए। कश्मीर में डॉक्टरों का एक सेल, फरीदाबाद में विस्फोटक का जखीरा, और दिल्ली में एक डॉक्टर द्वारा किया गया फिदायीन हमला। ये सब मिलकर एक बहुत ही बड़ी और सुनियोजित साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। जब लग रहा था कि इस केस के सारे चौंकाने वाले पहलू सामने आ चुके हैं, तभी फरीदाबाद से एक और गिरफ्तारी हुई और उसने इस कहानी का रुख ही मोड़ दिया। लखनऊ की एक और डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया और उसकी कार से एक AK-47 राइफल मिली। हाँ, और डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी ने इस मॉड्यूल की गहराई और इसकी संरचना को पूरी तरह से उजागर कर दिया। वो सिर्फ एक और सदस्य नहीं थी। सूत्रों के अनुसार वो सीधे तौर पर जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के संपर्क में थी। ये तो बहुत बड़ा कनेक्शन है, मतलब वो कोई छोटी मोटी कड़ी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। बताया जा रहा है कि सादिया अजहर ने शाहीन को भारत में जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात का कमांडर नियुक्त किया था। कमांडर? जी। उसका काम सिर्फ हमले करना नहीं, बल्कि भारत में पढ़ी लिखी आधुनिक महिलाओं को पहचान कर उन्हें संगठन में भर्ती करना था। वो एक रिक्रूटर और लीडर थी। एक महिला कमांडर, ये तो आतंकी संगठनों की रणनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। आमतौर पर तो हम महिलाओं को सहायक भूमिकाओं में या फिर पीड़ित के तौर पर देखते हैं, और यही उनकी नई चाल है। वे अब महिलाओं को सक्रिय नेतृत्व की भूमिकाओं में ला रहे हैं। इसके कई फायदे हैं उनके लिए। महिला होने के नाते उन पर शक कम होता है। वो समाज के उन हिस्सों में भी अपनी पैठ बना सकती हैं जहां पुरुष नहीं पहुंच सकते, और ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बिल्कुल नई चुनौती है। सही बात है। हमारी एजेंसियां पुरुषों के नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए प्रशिक्षित हैं। जब नेतृत्व और भर्ती करने वाले ही महिलाएं हों, तो क्या हमारे पुराने तरीके काम करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हमारे सामने एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें उच्च शिक्षित पुरुष और महिला डॉक्टर शामिल हैं, जो कश्मीर से दिल्ली और हरियाणा तक फैला हुआ है। इसका समाज पर और हमारी राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है? प्रधानमंत्री ने तो कड़ी निंदा की है और दोषियों को सजा देने का वादा किया है, लेकिन क्या इतना काफी है? इसका असर कई स्तरों पर हो रहा है। पहला तो है राजनीतिक। जाहिर है विपक्ष सरकार की खुफिया तंत्र की नाकामी पर सवाल उठा रहा है। बहस इस बात पर हो रही है कि अगर इतने बड़े नेटवर्क की भनक एजेंसियों को नहीं लगी तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में कहाँ चूक हो रही है। लेकिन इससे भी बड़ा असर सामाजिक है। सामाजिक असर से आपका क्या मतलब है? डर का माहौल? डर से भी ज्यादा ये भरोसे का संकट है। जब आपका डॉक्टर, आपका इंजीनियर आतंकवादी निकले तो आप किस पर भरोसा करेंगे? ये समाज के भीतर एक अदृश्य विभाजन पैदा करता है, और ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक दुविधा खड़ी करता है। आप किसे प्रोफाइल करेंगे? अब खतरा किसी मदरसे से निकले छात्र से उतना ही है जितना किसी पॉश कॉलोनी में रहने वाले प्रोफेशनल से। ये तो पारंपरिक काउंटर टेररिज्म रणनीतियों को लगभग बेकार कर देता है। बिल्कुल, और आम नागरिक की जिंदगी पर भी इसका असर पड़ता है। मेट्रो स्टेशनों, बाजारों में बढ़ी हुई चेकिंग, हर जगह एक शक का माहौल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो लाल किले के पास हुआ विस्फोट सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी। ये एक पर्दे का उठना था जिसके पीछे से आतंकवाद का एक नया, ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा खतरनाक और अप्रत्याशित चेहरा सामने आया है। एक ऐसा चेहरा जिसमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी, और दोनों ही समाज के सबसे सम्मानित पेशों से आते हैं। सही कहा। यह मामला कई वजहों से हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। ये कट्टरपंथ की उस गहरी पैठ को दिखाता है जो अब समाज के उस तबके तक पहुंच चुकी है जिसे हम अब तक इससे असुरक्षित मानते थे। ये दिखाता है कि आतंकवाद की लड़ाई अब सिर्फ सरहदों पर या पिछड़े इलाकों में नहीं, बल्कि हमारे शहरों, हमारे समाज के भीतर पढ़े लिखे लोगों के दिमागों में भी लड़ी जा रही है। हाँ, और जाहिर है कि जांच अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में कई और परतें खुलेंगी। लेकिन ये पूरा मामला हमें एक बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी विचारधारा या कौन सा नैरेटिव है जो इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो किसी इंसान से उसका मूल धर्म छीन ले। एक डॉक्टर का धर्म है जीवन बचाना। जब जीवन बचाने का प्रशिक्षण लेने वाले लोग ही बड़ी बेरहमी से जीवन लेने पर आमादा हो जाएं,
तो ये कट्टरपंथ की सिर्फ राजनीतिक या सामाजिक जड़ों के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये उस मनोवैज्ञानिक और वैचारिक खोखलेपन के बारे में बताता है जिसे भरने के लिए नफरत सबसे आसान रास्ता बन जाती है। हम इस नफरत का मुकाबला कैसे करेंगे? शायद यही आज का सबसे बड़ा सवाल है।